गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में रे ऑप्टिक्स का जो स्फेरिकल मिरर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट किया था, उसके जो डेरिवेशंस है वो कंप्लीट किए थे और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में ट्राई किया था। तो अपन थोड़ी आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और भी क्वेश्चंस मैं आज करवाऊँगा। तो क्वेश्चंस क्या अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। मतलब एक कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण दिया हुआ है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अपन जो गिवन है उसको लिख देते हैं, गिवन दैट फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और कैसा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी, मैंने बताया था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज बनेगी उस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा। ठीक है, और इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है? द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब अगर इमेज 3 टाइम्स बनता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, 3 गुना प्रतिबिंब बनता है वस्तु की तुलना में, तो उस स्थिति में जो वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने मिरर के फ्रंट में, उस ऑब्जेक्ट की पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो वो अपन को कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। F कितना है? -15 सेंटीमीटर है। M का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन जिसको अपन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था? HI डिवाइड बाय HO, और इसी को अपन क्या लिख रहे थे? -V/U। ठीक है, अब ये जो मैग्निफिकेशन है ये कितना दे रखा है? 3 टाइम्स। भाई अपन ऐसे ही तो लिखेंगे HI इज इक्वल टू 3HO, क्योंकि इमेज जो है उसका साइज कितना है? ऑब्जेक्ट के साइज का 3 टाइम्स है। तो HI कितना होगा? 3HO। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? 3HO, और अपॉन में HO, तो HO से HO कैंसिल होगा, तो M की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा अपन को दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस। अब 2 पॉसिबल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखो M जो है वो 3 आ रहा है, लेकिन 3 पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है? तो दोनों तरह के केसेस ले सकते हैं। M जो है वो -3 भी हो सकता है और M जो है +3 भी हो सकता है। दोनों तरह के केस हो सकते हैं, इसलिए इसने 2 पॉसिबल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो M को मैंने एक बार कितना ले लिया? -3 ले लिया। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ V की वैल्यू। तो V कितना आएगा? देखो U उधर ले जाओ, U उधर ले जाओगे तो 3U, और माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो V की वैल्यू क्या आ गई? 3U आ गई। अब लगा लो मिरर फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, फिर मिरर फॉर्मूला लगा लो। तो क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ठीक है, फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? -15 सेंटीमीटर। तो -1/15 आ गया। V कितना आ गया? देखो V की वैल्यू आ रही है 3U और प्लस 1/U। ठीक है, ये वैल्यू रख दी अपन ने, इसको सॉल्व कर लो। तो -1/15 इज इक्वल टू, इसमें U कॉमन आ रहा है, 1/U कॉमन आ रहा है, ले लिया। तो क्या बचा? 1/3, और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? LCM लेकर के 4/3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/15 इज इक्वल टू 4/3 और अपॉन में U मल्टीप्लाई में है ही इसके साथ। ठीक है, इसको उल्टा कर लो। उल्टा करोगे तो क्या होगा? -15 ये ऊपर आ गया और ये भी ऊपर आ जाएगा, -3U अपॉन में 4। ठीक है, अब 4 को इधर ले जाओ तो कितना जाएगा? -60 हो जाएगा। 15 × 4, ठीक है, 60 -60 इज इक्वल टू 3U। तो U कितना होगा? -60 डिवाइड बाय 3, मतलब -20 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू आ गई। अपन को डिस्टेंस निकालनी थी ऑब्जेक्ट की, तो फर्स्ट डिस्टेंस कितनी आ रही है? -20 सेंटीमीटर। अगला क्या हो सकता है? देखो व्हेन
m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू प्लस 3। मैंने कहा था 3 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो m क्या होगा +3 लेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, देखो बच्चों u को अगर ले जाओ तो क्या आएगा माइनस का 3u, माइनस है वहाँ पे माइनस था नहीं इसलिए माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो v की वैल्यू क्या आ गई -3u। वापस मिरर फॉर्मूला लगा लो, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखो 1/f को कितना लिखना है -1/15 आ गया, 1/v, v की वैल्यू क्या आ गई -1/3u आ गई, और 1/u आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि u के साथ मैंने प्लस या माइनस नहीं लगाया, तो मैंने क्या कहा था कि कल भी बताया था मैंने कि u जो है वो क्वांटिटी जिसको अपन फाइंड कर रहे हैं, और जिसको फाइंड कर रहे हैं उसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, इसलिए अपन u को पॉजिटिव u ही लिख रहे हैं। अब इसमें कॉमन ले लो तो -1/15 और 1/u कॉमन आ गया, तो क्या बचा -1/3 प्लस 1 आ गया। अब इसमें एलसीएम ले लो तो -1/15 इज इक्वल टू -1/u, और एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 आ गया, -1 और +3 तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3u, u मल्टीप्लाई में है ही। अब इसको उल्टा कर लो, -15 उल्टा हो गया, और इसको भी उल्टा कर लो -2u/2, तो कितना आएगा -30, इस 2 को उधर ले गया तो मल्टीप्लाई हो गया -30 इज इक्वल टू 3u, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा -30/3, तो u कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। अब देखो u कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है दोनों केसेस में, यहाँ पे -20 आ रहा है और यहाँ पे -10, और कॉनकेव मिरर है तो मैंने आपको बताया था कि u हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए। और u की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई अपने पास में, एक -20 और एक बार -10, और अलग अलग केसेस क्यों हैं, क्योंकि m माइनस में भी हो सकता है और m पॉजिटिव भी हो सकता है। उसने नहीं बोला है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है, तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकती है, उल्टी भी बन सकती है, और सीधी भी हो सकती है, इरेक्टेड भी हो सकती है, इसलिए दोनों केस अपन लेके चल रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेथड क्या है ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना, when the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 cm to 9 cm, the image gets magnified 3 times, then that in first case calculate the focal length of the mirror। मतलब क्या है क्वेश्चन में कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने, मिरर ध्यान देंगे कॉनकेव मिरर, पहले हमने उसको 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, ठीक है, 15 सेंटीमीटर से डिक्रीज करके हमने उसको 9 सेंटीमीटर पे कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ था 15 सेंटीमीटर पे। अब हम इसको खिसका रहे हैं किस तरफ, मिरर की तरफ, तो ये खिसक करके यहाँ पर आ गया, अब कितना रहेगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, डिक्रीज कर दिया अपन ने डिस्टेंस को। तो ये कह रहा था इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, जब यहाँ से यहाँ पे आ जाता है तो इमेज जो है वो पहले के कंपैरिजन में कितने गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। देन दैट इन फर्स्ट केस, पहले वाले की तुलना में, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो इस केस में जो फोकल लेंथ होगी इस मिरर की वो कितनी होगी, फोकस दूरी अपन को याद करनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, पहले फॉर्मूला देखो कैसे आएगा। यहाँ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो बहुत ही आसान है, मैग्नीफिकेशन के लिए हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मिरर फॉर्मूला लिखा, अब इस मिरर फॉर्मूला को मैं v से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, किससे, v से, तो v/f, v/v, v/u, v से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो v/f इज इक्वल टू v/v 1 हो गया प्लस v/u, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो v/u किसके इक्वल आ जाएगा, v/f माइनस 1 आ जाएगा, 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो v माइनस एफ डिवाइड बाय एफ आ जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो माइनस v/u, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस एफ जो प्लस का हो जाएगा, v माइनस का हो जाएगा, f डिवाइड में आई गई, और माइनस v/u किसके इक्वल होता है, n के। तो आपके पास m का एक फॉर्मूला आ गया, देखो m का फॉर्मूला क्या गया, माइनस v/u, ये तो अपन ने कल पढ़ ही लिया था, एक फॉर्मूला और बन गया अपने पास में, f माइनस v/f, इसमें अपन को u की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट f और v अपन को मिलेगा, तो m अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, u से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, पहले v से कराया था, अब u से करा रहा हूँ, तो u/f इज इक्वल टू u/v
प्लस यू बाई यू, दोनों साइड में u का मल्टीप्लाई करा दिया, तो u बाई एफ इज इक्वल टू यू बाई वी प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो u बाई वी इज इक्वल टू यू बाई एफ माइनस 1, एलसीएम लोगे तो u माइनस एफ डिवाइड बाई एफ आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो v बाई यू, उल्टा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अपन को v बाई यू बनाना है, तो v बाई यू इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, f अपॉन में u माइनस एफ। अब क्या करना है, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस v बाई यू माइनस एफ। अब माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे इधर तो f प्लस का हो जाएगा और u नेगेटिव हो जाएगा, f माइनस u हो जाएगा। ठीक है, और माइनस v बाई यू किसके इक्वल होता है, m के, तो m का एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास में। ठीक है, इसमें अपन को f और u पता होगा तो m फाइंड कर सकते हैं। तो दो इजी फॉर्मूले अपन ने डिराइव कर लिए। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके या इन ऐसे फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी जो भी एक्सरसाइज करें या जो क्वेश्चन करें उनमें एक फॉर्मूले जो है ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो पहले जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो वो कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ था, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ था। ठीक है, तो मतलब जो m है वो मैं लिखूं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि इसमें अपन को f और u दो चीजें होनी चाहिए हमारे पास में, दोनों अपन को हैं दी हुई, क्योंकि f अपन को फाइंड करना और u अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, देखो कैसे, f डिवाइड बाय f माइनस यू, m इज इक्वल टू f डिवाइड बाय f माइनस यू। ठीक है, अब u कितना है देखो, तो u कितना होगा, माइनस 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन लगाओगे तो u क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, इसको मैं m1 लिख देता हूँ। ठीक है, m1 इज इक्वल टू f डिवाइड बाय f माइनस फिर माइनस 15 आएगा, क्योंकि u नेगेटिव है, तो f डिवाइड बाय f प्लस 15 ये आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस में आ गया जब हमने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ। अब ये क्या कह रहा है, हमने उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिक्रीज करके कितना कर दिया, 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर कर दिया तो मैग्नीफिकेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, m2 हो गया, m2 हो गया तो m2 के लिए वापस फॉर्मूला लगा दो यही वाला, f डिवाइड बाय f माइनस फिर u कितना होगा, अब 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस होगा u क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना जाएगा, f प्लस 9। ठीक है, दो m आ गए अपने पास में, एक बार 15 सेंटीमीटर के हिसाब से, एक बार 9 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है, इमेज जो है वो कितनी मैग्नीफाइड हो गई, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई। पहले m1 थी अब m2 हो गई, तो मतलब m2 जो है वो कितना हो गया, 3m1। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो m2 क्या हो गया, m1 का 3 टाइम्स हो गया। अब m2 आपको मालूम है, m1 आपको मालूम है, दोनों वैल्यूज यहाँ रख दो। तो m2 की वैल्यू क्या है अपने पास में, f डिवाइड बाय f प्लस 9। ठीक है, ये m2 की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 3m1। m1 कितना है, तो m1 देखो कितना आया था अपने पास में, ये वाला m1 है, f डिवाइड बाय f प्लस 15। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखो f से यहाँ पे f कैंसिल हो गया, तो क्या इक्वेशन बन गई, 1 अपॉन f प्लस 9 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय f प्लस 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इन दोनों का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो f प्लस 15 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, 1 के साथ हो गया, तो या 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई चेंज होगा नहीं। अब और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो f प्लस 9 का 3 के साथ में, तो f प्लस 15 इज इक्वल टू 3f प्लस 27। 3 का मल्टीप्लाई करा दिए, 3f प्लस 27। अब आप क्या करो, इस f को इधर ले आओ, 27 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3f माइनस f आ जाएगा और 15 माइनस 27 आ जाएगा। तो 3f माइनस f कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा पॉजिटिव, और 15 माइनस 27, तो 27 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12। 12 माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। अब इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो f कितना आएगा, माइनस 12 डिवाइड बाई 2, मतलब माइनस 6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, माइनस 6 सेंटीमीटर। यही अपन को फाइंड करना था, तो इस तरह से अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अपने पास दो नए फॉर्मूले आ गए, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखें और उनके बेसिस पे अपन आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो कई बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्मॉल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण जो है, या स्फेरिकल मिरर जो है, गोलीय दर्पण, उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम उस मिरर को या उस दर्पण को पानी में डुबा देंगे। व्हेन वी इमर्स द मिरर, spherical mirror in the water, then what will be the effect on focal length of a mirror। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये कॉन्केव मिरर है और इसको मैंने क्या कर दिया, पानी में डुबा दिया। पहले इसकी फोकल लेंथ f थी, f कितनी भी हो सकती है, उसको पानी में डुबा दिया, उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी फोकल लेंथ एयर में थी या वैक्यूम में थी वही फोकल लेंथ वाटर में भी रहेगी। तो इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है मिरर के थ्रू, और रिफ्लेक्शन जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अपन ने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, जो लाइट रे आती है वो उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, और जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक फोकल लेंथ भी इफेक्टेड नहीं होगी। क्योंकि अपने पास जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ रहा है, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला आ रहा है, क्या वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है या इमेज कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो अपन ने अभी भी फॉर्मूला देखा है, m इज इक्वल टू f माइनस एफ यू। तो यहाँ पे भी u आ रहा है, f आ रहा है, m आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा कंटेंट है जो मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं। जैसे कहा गया है कि जो एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, ठीक है ना, प्लेन मिरर बता रहा हूँ। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट सामने रखा जाता है उसका इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और सेम ही डिस्टेंस पे बनता है। मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। मतलब ये तो है u और ये क्या है, v हो गया। ये अपना ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई मिरर के सामने, और बिहाइंड द मिरर किसकी डिस्टेंस हो गई, इमेज की। अपने पास मिरर फॉर्मूला क्या है प्लेन उसमें स्फेरिकल मिरर के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू रखने के लिए अपन साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू v कितना है, देखो x है, x है तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, इस तरह से लाइट रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसको जब पीछे की ओर बढ़ाओगे इस तरह से, यहाँ पे इमेज बनेगा। तो आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो मिरर से करोगे, तो मिरर से इधर जाओगे, लाइट रे भी इधर जा रही है, तो मतलब v कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा v, पॉजिटिव। तो v की जगह मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा प्लस का, ठीक है। फिर प्लस u, 1/u, u की जगह क्या लिखूंगा, तो u की जगह भी x ही लिखूंगा। लेकिन u कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप जाओगे इधर डिस्टेंस लेने के लिए और लाइट रे इधर जा रही है, अपोजिट चलना पड़ रहा है आपको, अपोजिट चलना पड़ रहा है, तो u भी x होगा लेकिन माइनस x होगा। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस 1/x माइनस 1/x कितना हो गया, 0 हो गया। तो 1/f 0 हो गया, तो f कितना हो जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा 1/0, और 0 का डिवाइड करोगे 1 के अंदर तो कितना आंसर आएगा, इनफाइनाइट। मतलब एक प्लेन मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़ा जो प्लेन मिरर है उसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हालांकि प्लेन मिरर इतना डिटेल में नहीं, लेकिन कई बार कंपटीशन एग्जाम में बच्चे जब बैठते हैं तो उनमें प्लेन मिरर के बारे में पूछा जाता है, तो हम 1-2 पॉइंट प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो आपके आगे सिलेबस में भी कई बार यूज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझना उसको। ये अपना प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और ये अपना नॉर्मल है।
तो मैंने एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करा रखी है और लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतनी एंगल यहाँ बन जाएगा, सेम एंगल बनाते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यदि मैं इस इंसिडेंट लाइट रे को क्या करूं, इसको आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दूंगा तो ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अगर मान लो ये प्लेन मिरर ना होता तो ये लाइट रे कैसे जाती, सीधी जाती, लेकिन प्लेन मिरर रखे होने की वजह से लाइट क्या हुई, इससे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, वो इंसिडेंट लाइट रे आपतित प्रकाश किरण की तुलना में कितने कोण से झुक गई है, कितने कोण से मुड़ गई है, कितने एंगल से डेविएट हो रही है। तो अपन एक एंगल ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड, मतलब आपतित प्रकाश किरण से परावर्तित प्रकाश किरण की तरफ, इंसिडेंट लाइट रे से रिफ्लेक्टेड लाइट रे की तरफ मैंने एक एंगल बनाया, जिस एंगल को मैं डेल्टा लिख रहा हूं, एंगल डेल लिख रहा हूं। इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, या हिंदी में बोलें तो विचलन कोण बोलेंगे। और विचलन कोण हमें क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ डेविएशन, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, आप परावर्तित प्रकाश किरण जो है वो आपतित प्रकाश किरण की तुलना में कितने कोण से मुड़ चुकी है, उसी को डेल्टा के एंगल से डिफाइन किया गया है। अब ये एंगल जो है अपन को किस डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये इस तरफ जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब भी आप एंगल लिखें तो एंगल हमेशा डायरेक्शन सहित लिखा जाए, मतलब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। अब अपन को मालूम है कि ये जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल जो है वो पाई होगा, पाई रेडियन या 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और इतना कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, ये थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा अपन देख सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, टोटल पाई का होगा, इतना थीटा है और इतना थीटा है, तो टोटल मिलकर कितना हो गया, 2 थीटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा को किसमें से माइनस कर दोगे, पाई में से, तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो पाई माइनस 2 थीटा, और कौन सी डायरेक्शन में आया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो, वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अब छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखें, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एक चीज और बताता हूं, देखो ये प्लेन मिरर है अपना, और इस प्लेन मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये वाली। ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब मैंने कहा कि ये कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, अल्फा पर, तो ये कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अल्फा पर, सेम एंगल पर, यहाँ अल्फा, यहाँ अल्फा। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर को रोटेट करा देते हैं, घुमा देते हैं। इस लाइट रे में कोई चेंज नहीं करना है, जहाँ से डाली जा रही है वैसे ही डाली जाएगी, लेकिन अपन किस में चेंज कर रहे हैं, मिरर की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। मतलब मिरर ऐसे रखा हुआ है और इसको अपन ऐसे रोटेट करा रहे हैं, रोटेट ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मान लो कि अपन ने मिरर को रोटेट कराया ऐसे, इस तरह से रोटेट करा दिया, ये जब ये रोटेट हो गया तो कितने एंगल पर रोटेट करा दिया, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल पर रोटेट करा दिया। किस डायरेक्शन में कराया, देखो क्लॉकवाइज। ठीक है, किस डायरेक्शन में कराया भाई, क्लॉकवाइज में कराया, इस तरफ। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था इसमें अपन को चेंज नहीं करना है, ये वैसी रहेगी। ठीक है, ये जो नॉर्मल है ये अब ऐसे थोड़ी ना रहेगा। जब प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ था तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर था, अभी ना इसके लंबवत था, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया तो ये ऐसे थोड़ी ना रहेगा, तो ये भी झुक जाएगा, ये भी रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेट हो गया, यहाँ पर इसको मैं रोटेट करा के दिखा देता हूँ, ये मैंने रोटेट करा दिया इसको, ये। तो ये वाला रोटेशन कितने एंगल पर होगा, सेम एंगल पर होगा, थीटा। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा लिखा था, ये एंगल था। ठीक है, तो जितने एंगल से
मिरर को रोटेट कराया गया, दर्पण को घुमाया गया, उतने ही एंगल से नॉर्मल भी घूम जाएगा, अभिलंब भी घूम जाएगा। इसको मैं एन लिख देता हूँ। ये नया वाला अभिलंब आ गया, नया वाला नॉर्मल आ गया एन डैश। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसको आई लिख देता हूँ, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही थी तो ये आर लिख दी मैंने। अब आप ये देखो कि जब नॉर्मल घूम गया तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो नए वाले नॉर्मल के साथ में कितना एंगल सबटेंड कर रही है, कितना एंगल बना रही है। तो आंसर है यहाँ से यहाँ तक अल्फा और यहाँ से यहाँ तक थीटा। तो टोटल एंगल क्या बना, अल्फा प्लस थीटा बना। कितना, अल्फा प्लस थीटा। लेकिन जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या नए वाले नॉर्मल के साथ अल्फा प्लस थीटा बना पा रही है? तो आप साफ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट हो रहा है यहाँ पे। मतलब जो परावर्तन का नियम था वो तो यहाँ पे गलत साबित हो रहा है। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसका भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनना चाहिए, अल्फा प्लस थीटा सेम एंगल बनना चाहिए। इसलिए ये लाइट रे अब यहाँ रिफ्लेक्ट ना हो करके जब रोटेट हो जाएगा मिरर तो ये इस तरफ रोटेट, मतलब इस तरफ घूम जाएगी, जिसको मैं आर डैश लिख देता हूँ। अब ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला नए वाले नॉर्मल के साथ में ये एंगल कितना हो जाएगा, घूम करके या बड़ा होकर के अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन ये है कि जब हमने मिरर को रोटेट कराया और इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है आफ्टर रोटेशन वो पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे के कंपैरिजन में कितने एंगल से डेविएट हो जाएगी, कितने एंगल से घूम जाएगी। मतलब आर डैश और आर के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं इस पॉइंट को ओ लिख देता हूँ। ये पॉइंट क्या है, ओ। तो अपन क्या करते हैं, अपन को कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला। तो एंगल फाइंड करना है आर ओ आर डैश, आर ओ आर डैश, ये वाला डेल्टा जिसको अपन लिखते हैं, ठीक है। इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए अपन ने क्या किया, कंप्लीट एंगल लिया आई ओ आर डैश। समझना इसको अच्छी तरह से, मैं क्या बता रहा हूँ, आई ओ आर डैश, ये कंप्लीट एंगल लिया मैंने, ठीक है ना। इस कंप्लीट एंगल में से अगर मैं आई ओ आर घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, कौन सा, आई ओ आर डैश में से किसको घटा दिया, आई ओ आर को घटा दिया, तो कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला तो बचेगा। तो यही अपन को फाइंड करना है। इसलिए मैंने क्या किया, कंप्लीट आई ओ आर डैश में से आई ओ आर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, ठीक है। अब देखो इसकी जगह तो मैं डेल्टा लिख देता हूँ, ये एंगल डेल्टा है ही, और आई ओ आर डैश कितना है, तो आप देखो कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना पूरा, ठीक है। तो अल्फा प्लस थीटा यहाँ से यहाँ तक और अल्फा प्लस थीटा यहाँ से यहाँ तक, टोटल एंगल कितना हो गया, ये 2 अल्फा प्लस थीटा, डबल हो गया। माइनस करना है आई ओ आर, तो आई ओ आर कितना है, तो देखो आई ओ आर ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल अल्फा, ये तो अपन देखा है आई ओ आर, तो अल्फा अल्फा टोटल कितना हो गया 2 अल्फा। अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, माइनस क्या आ गया 2 अल्फा, तो 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो गया, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा। तो आंसर क्या आया कि जितने एंगल से अपन ने मिरर को रोटेट कराया उसी एंगल के डबल वैल्यू से आर डैश आर के कंपैरिजन में क्या हो गई, रोटेट हो गई। मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा, और कौन सी डायरेक्शन में आई, क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में आई क्लॉकवाइज। अगर मिरर भी क्लॉकवाइज घुमा है तो जो डेविएशन होगा वो भी क्लॉकवाइज ही होगा, सेम एंगल से रोटेशन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर मिरर जो है वो ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, अगर जो दर्पण है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो जो लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसमें और इसमें क्या कर लूँ, डिवाइड कर दूँ इसका टाइम का, मतलब इसको इस तरह से लिख दूँ डी डेल्टा डिवाइड बाय डी टी और 2 डी थीटा बाय डी टी। तो ये क्या है, ये क्या है, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कितने एंगल से डिस्प्लेस हो गई 2 थीटा एंगल से, और ये कितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ थीटा। तो मतलब ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट है चेंज होने का। तो मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, मान लो ओमेगा डैश लिख देता हूँ, और ये क्या है 2 डी थीटा, ये भी क्या है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
मतलब जितने एंगल से, जितने एंगुलर वेलोसिटी से मिरर घूम रहा है उसके डबल एंगुलर वेलोसिटी से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपने पढ़ना भी होगा आगे, जब हम मैग्नेटिक वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट आएगा, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दी है इसके बारे में, ठीक है। बाकी जो आगे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको बताता चलूँगा, और अगली क्लास में अपन और एक दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना। पढ़ रहिए, अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।